हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 16 अगस्त 2020 को बीईओ एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। इसको हम लोग काफ़ी डिस्क्रिप्टिव मैनर में इलेबोरेट करके देखेंगे ताकि आपकी ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए और नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको अगर पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिले। मेरा जो सेट है वो सेट सी है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। यहाँ पर हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और हमें डिग्री सेल्सियस में निकालना है। तो सिंपली फार्मूला होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 × 5/9। यहाँ पर हमने फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखी 200 -32 × 5/9। इसको घटाने के बाद 168 है × 5/9 और ये टोटल जब क्रिया कर देंगे हम कट करके और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फाइनली वैल्यू आएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ था, सेल्सियस में निकालना था। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि आपको फ़ारेनहाइट में निकालना हो और सेल्सियस में दिया हुआ हो, तो सेल्सियस में वैल्यू दी हुई हो और फ़ारेनहाइट में निकालना हो तो वहाँ पर हम ये फार्मूला पुट अप करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 -32। ये ज़्यादा कुछ मैं नहीं किया हूँ, बस इसी इक्वेशन से मैं डिराइव किया हूँ कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट को मैं इधर कर लिया और बाकी सबको इस साइड कर लिया हूँ। तो ये मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जो हैं वो ईजिली समझ जाएंगे कि ये जो है 9 इधर डिवीज़न में है तो इधर आकर के मल्टीप्लिकेशन में हो गया, 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवीज़न में गया और -32 यहाँ पर ये है तो यहाँ प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग तो ऑप्शन ए में 93.3 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ आपको, एक और क्वेश्चन फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पर क्या मिलता है कि कौन से टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, अर्थात किस टेम्परेचर पर डिजिट दोनों का सेम होगा। तो ये टेम्परेचर होता है हमारा -40 डिग्री, अर्थात -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इस टेम्परेचर पर दोनों ही स्केल इक्वल होते हैं, दोनों ही स्केल बराबर पर मिलते हैं -40 डिग्री पर। तो -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आप लोग एकदम कंपल्सरी याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आपको आर्टिकल्स की भाषा लिखी हुई है और सूची 2 में आर्टिकल दिया हुआ है। तो इसमें आप लोगों को मैच करना है। नीचे में कूट दिया हुआ है ABCD, तो ये सिंपली जो है आपका उपाधियों का निषेध जो है वो अनुच्छेद 18 में आता है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 26 में आता है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में आता है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में आता है। इसमें से अगर आपको एक भी याद रहे, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A लगभग सभी को याद होता है, तो अगर आपको शिक्षा का अधिकार भी याद है तो वहाँ से आप लोग इसको सिंपली बाकियों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सेकंड का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, और 4 कथन दिए गए हैं और फिर इन पर कूट बनाया गया। अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। तो जो हमारी अनुसूची 12वीं जो जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, वो नई अनुसूची को ही जोड़ने का उपबंध था। इसके बाद जो 74वीं अनुसूची जो 74वां जो संविधान संशोधन था उसमें हमने नगर पालिका और नगर निगम की संरचना के बारे में देखा है। तो सेकंड आपका ऑप्शन सेकंड कथन बना रहा है कि यह नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर थर्ड है यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, तो 1/3 जो आरक्षण दिया गया है नगर पालिका में वो इस 74वें संविधान संशोधन के ही द्वारा दिया गया है। अब लास्ट जो है चौथा, वो आपको कह रहा है यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ निर्दिष्ट राज्यों में है, ये पूरे भारतवर्ष में है और आर्टिकल 243 में इसे ऐड किया गया है।
तो भारतीय संविधान में जब ऐड हुआ है तो पूरे भारत में लागू होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि चौथा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो बाकी के जो सही हो जाएंगे, तो 1 2 3 सही होंगे। तो ये आपका कूट ए जो है वो सही हो रहा है, तो थर्ड का ए आपका हो जाएगा सही। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपका कहता है भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं। अर्थात सेंट्रल या फिर स्टेट या स्थानीय सरकार, इन तीनों में से कौन बच्चों तथा अवयस्कों इन पर अपने रूल्स रेगुलेशंस वगैरह ला सकते हैं, सामाजिक योजना या फिर आर्थिक योजना वगैरह। तो ये जो है इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही ला सकती हैं, और केंद्र और राज्य सरकार दोनों लाती हैं। जैसे कि हमने देखा है कि मुख्यमंत्री साइकिल वितरण योजना या पोशाक वितरण योजना तो इधर से भी हो जाता है, और सेंट्रल से हमारा MDM वगैरह चलता है, मिड डे मील वगैरह, यानी कि शिशुओं के लिए दोनों ही तरफ से हो रहा है। तो आप इसको सिंपली एग्जाम्पल के तौर पर भी अगर आप लोग ये करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों ही सरकारें कर सकती हैं, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कर सकती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो रहा है, तो 4 का सी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 की तरफ। 5 हमारा कह रहा है यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट है वो कह रहा है सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं। इसको हम लोग वेन डायग्राम से आते हैं। ये क्या कर रहा है कि सभी समाज सुधारक, एक हमने सर्कल ले लिया, इसको हमने समाज सुधारक लिख दिया। सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, यानी कि ये मानवतावादी में के अंदर है, ठीक है। तो ये मानवतावादी हो गया और बाकी ये समाज सुधारक हो गए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कुछ अमानवतावादी समाज सुधारक हैं। ऐसा नहीं है, कुछ अमानवतावादी समाज सुधारक, अमानवतावादी इसके बाहर हैं, ये अमानवतावादी का ब्लॉक हो गया, तो इसमें आपको समाज सुधारक नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड है कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी हैं, कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी में नहीं हैं। थर्ड कह रहा है कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, तो ये कुछ मानवतावादी, तो इसमें से हमने देख रखा है कि केवल इतने जो हैं, केवल ये मानवतावादी जो हैं ये समाज सुधारक हैं, बाकी के मानवतावादी क्या हैं इसका नहीं पता है। तो सी हमारा सही हो जाएगा। और फोर्थ कह रहा है कोई असमाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है, ये भी गलत है। तो 5 का सी हमारा सही होगा, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, ठीक है। तो 5 का सी हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर एक तरफ आपको विषय दिया गया है और दूसरी तरफ संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इसमें आप लोग देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, इसमें जो आप आर्टिकल्स देख रहे हैं ये 51 के अंतर्गत 3 आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर 51 के अंतर्गत सारी आर्टिकल्स को याद कर पाना, किस आर्टिकल्स में कौन सा विषय दिया गया है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेशन से हम लोग कैसे आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो आप डी देखिए, डी में कह रहा है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, और इस साइड है आपको अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 हमारा क्या है, DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, अर्थात राज्य को निर्देश दिया गया, अर्थात इन आर्टिकल्स में DPSP के अंतर्गत जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो राज्य को निर्देश दिया गया है। तो आप इसमें विषय में जब देखिए तो एक है आपका डी में कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये राज्य को निर्देश दिया गया है। तो ये आपको अनुच्छेद 50 हो जाएगा। डी जो है अनुच्छेद 50 से जब मैच कीजिएगा तो ऐसा आपका केवल एक ही कूट बच रहा है, वो बच रहा है आपका बी, तो 6 का बी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, मूल कर्तव्य वगैरह अगर याद होते हैं आर्टिकल्स तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो वहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए। तो एलिमिनेशन मेथड से हमने देख लिया कि 6 का आपका बी सही हो रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। तो 7 में आपका
क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा डिजिट आएगा ये बताना है। हमारा सीरीज है 4, 10, क्वेश्चन मार्क 82, 244 एंड 730। तो यहाँ पर हम एक सीक्वेंस जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि 3 का पावर 1 प्लस 1, यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 का पावर 2 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 का पावर 3 प्लस 1, यहाँ हो रहा है 3 का पावर 4 प्लस 1, 3 का पावर 5 प्लस 1, 3 का पावर 6 प्लस 1। हमें सीक्वेंस देखना होता है कि कौन सा सीक्वेंस इसमें बैठ रहा है। तो अब ये सारा तो दिया हुआ है, अब हमें ये फाइंड आउट कर लेना है। तो 3 का पावर 3 हमारा 27 हो गया और 27 प्लस 1 28 हो गया। तो 7 का 28 हो जाएगा, यानी कि 7 का सी सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 कह रहा है ए बी का भाई है, बी सी का भाई है। 1 सेकेंड। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए बी का भाई है, ठीक है। तो ए बी का भाई है, ए भाई है यानी कि मेल है, तो इस पर हमने प्लस ले लिया। फिर बी सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, तो यानी कि बी भी मेल है। अब इसके बाद जो है सी डी का पति है, सी जो है डी का पति है, तो पति है तो ये भी मेल होगा। अब हम डी पर आ गए और ये पत्नी है तो ये फीमेल हो जाएगी, ठीक है। भाई के जगह पर हम डैश ले रहे हैं और पति पत्नी के जगह पर हम इक्वल्स का साइन ले रहे हैं। अब इसके बाद कह रहा है सी डी का पति है और ई ए का पिता है, ई जो है ए का पिता है, यानी कि एक जनरेशन ऊपर आ रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ आ गए। ई जो है पिता है तो ये भी आपका मेल होगा, प्लस साइन दे दिया। और ए का पिता है, तो जब ए का पिता है तो बी का भी पिता होगा, सी का भी पिता होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तो डी का ई से क्या संबंध है, डी और ई एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। तो डी और ई के बीच में जो रिश्ता है वो ससुर और बहू का है, तो हमारा ऑप्शन बहू दिया हुआ है, तो ये हमारा बी सही हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक कोड वर्ड दिया गया है, फिर इसको कूट भाषा में ये लिखा गया है, फिर इस वर्ड को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा हमें ये बताना है। तो हमें यहाँ पर सीक्वेंस देखनी है कि कैसा सीरीज हमारा बन रहा है, किस तरीके से हम वहाँ पर कन्वर्ट किए हैं। तो यहाँ देखिए, तो लास्ट में ई आर है, तो ये ई आर को ऐसे ही रख दिया गया है। फिर ई आर से पहले एम बी है, फिर एम बी आ गया, फिर सी ई है, 2 वर्ड्स, यहाँ पर सी ई आ गया, फिर डी ई है तो डी ई आ गया, अर्थात 2 लेटर्स को उठा करके पीछे से आगे की तरफ रखा गया है। तो यहाँ पर एन ओ है तो एन ओ यहाँ पर पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद वी ई है तो वी ई आ जाएगा, फिर हमारा एम बी है तो एम बी आ जाएगा, और लास्ट में ई आर बच रहा है तो ई आर आ जाएगा। तो ये हमारा नवंबर बन जाता है, और ये नवंबर हमारा ऑप्शन डी में है, अर्थात 9 का डी सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको x का मान ज्ञात करना है, और आपका जो सीरीज दिया गया है वो है 1 1 2 3 5 8 x 21। अब यहाँ पर आपको x की जगह पर क्या मान आएगा वो बताना है। तो हम पहले इस सीरीज को समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो 1 प्लस 1 हमारा 2 हो रहा है, ठीक है। फिर 2 प्लस 1 हमारा 3 हो रहा है, फिर 3 प्लस 2 5 हो रहा है, फिर 5 प्लस 3 8 हो रहा है, फिर 8 प्लस 5 13 हो जाएगा, फिर 13 प्लस 8 जो है वो हमारा 21 हो रहा है। आई थिंक आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लेटर 1 और 1 है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमें थर्ड लेटर 2 मिल रहा है, थर्ड डिजिट हमें 2 मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि बाकी के 2 डिजिट जोड़ रहे हैं, 1 और 2 जोड़ रहे हैं, तो 1 और 2 जोड़ने पर 3 हुआ, तो ये हमारा फोर्थ डिजिट 3 मिल गया। अब इसके बाद हम 2 और 3 जोड़ रहे हैं, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिजिट 5 मिल गया, फिर 3 और 5 जोड़ रहे हैं तो ये हमें 8 मिल रहा है, फिर 8 और 5 जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर हमारा 13 आ जाएगा, और फिर 13 प्लस 8 पर चेक कर ले रहा है तो ये हमारा 21 हो रहा है। तो x की जगह पर हमारा 13 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बी
बी ऑप्शन में आपका 13 दिया हुआ है, तो इसका बी जो है वो सही होगा। ध्यान रखिएगा ये मेरे पास सेट सी है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और ये करंट का टॉपिक है, जनवरी की घटना थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। तो 11 का सी हमारा सही हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो कोनेरू हम्पी होगा, अर्थात 12 का ए सही होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 हमारा कह रहा है नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो सही आंसर जो है वो हमारा केरल होगा। केरल जो है SDG इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पर है। इसके बाद हम लोग 14 पे आते हैं। तो 14 में हमारा है निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया। तो ऑपरेशन वनीला जो है वो आपका रेस्क्यू ऑपरेशन था और मेडागास्कर में आपको चक्रवात आया था और उस चक्रवात में वो हेल्प वगैरह ह्यूमनिटी मानवता के नाम पर कुछ हेल्प वगैरह की गई थी और उस ऑपरेशन को हमने ऑपरेशन वनीला नाम दिया गया था। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि मेडागास्कर के आसपास कई सारे छोटे छोटे आपको आइलैंड नेशंस हैं, जैसे मेडागास्कर हो गया, फिर मॉरिशस हो गया, सेशल्स हो गया। इन सारे नेशंस को हम लोग वनीला आइलैंड्स भी कहते हैं। ये जो छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं इनको कलेक्टिव फॉर्म में वनीला आइलैंड्स भी बोला जाता है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की। पूरी तरह फैक्चुअल है, इसका सही आंसर सी सऊदी अरब होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में आपको सूची दी हुई है, एक तरफ आपको ऊर्जा संयंत्र है और दूसरी तरफ ऊर्जा के प्रकार हैं, अर्थात कौन से संयंत्र में कैसी ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आप लोग चमेरा दिया हुआ है ऊर्जा संयंत्र में, ग्वाल पहाड़ी दिया हुआ है, कूडनकुलम दिया हुआ है और पतरातू दिया हुआ है। तो कूडनकुलम आप लोग को नॉलेज में होगा कि ये तमिलनाडु में है और यहाँ पर आपको न्यूक्लियर पावर रिएक्टर आपका एस्टैब्लिश किया गया है। काफ़ी ज़्यादा ये अपोज भी किया गया था वहाँ के लोगों के द्वारा कि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर नहीं बनाया जाए, क्योंकि जिस टाइम ये रिएक्टर एस्टैब्लिश किया जा रहा था तो उसी टाइम आपको सुनामी आई थी। तो सुनामी की वजह से फुकुशिमा जापान में आपका न्यूक्लियर वेस्टेज वगैरह आपको लीक कर गए थे, जिससे कि रेडियो कैंसर्स वगैरह की जैसी बीमारियां वहाँ पे कुछ लोगों में देखी गई। तो इस वजह से कूडनकुलम में अपोज किया गया था। तो कूडनकुलम जो है वो हमारा आणविक ऊर्जा हो जाएगा, अर्थात सी जो है वो आपका 1 से मैच कर रहा है। सी जो है आपका 1 से मैच कर रहा है। तो अगर आपको केवल इतना भी याद रहता है तो आप ऑप्शन देख करके, कूट देख करके बाकियों को एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि आपका डी में दिया हुआ है कि सी में केवल एक ही सही है। तो यहाँ पर आप इसको बाकियों को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पतरातू जो है वो आपका तापीय ऊर्जा पे है, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन है। उसके अलावा जो है वो हम लोग देख लेते हैं ग्वाल पहाड़ी। तो ग्वाल पहाड़ी हमारा सौर ऊर्जा से है और चमेरा जो है वो जलीय ऊर्जा से है। तो 16 का डी सही हो रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है कि कथन एक और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो एसर्शन में कहा गया है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.5 करोड़ टन है। फिर इसका रीजन बताया जा रहा है, देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड एवं उड़ीसा में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है जो कुल भंडार दिया गया है वो हमारा गलत दिया गया है। हमारा कुल भंडार जो है वो 293.5 करोड़ नहीं है, ये अप्रॉक्स आपका 350 बिलियन टन है। तो हमारा जो कथन जो है वो हमारा गलत है। लेकिन रीजन जो है
कि झारखंड एवं उड़ीसा में भारत का आधा से अधिक कोयला पाया जाता है, ये रीजन सही है। तो ये हमारा 17 का डी सही हो जाएगा, अर्थात कारण जो है वो गलत है लेकिन रीजन सही है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 हमारा कहता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। हमें यहाँ पर बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर कौन सा है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग एटलीस्ट 5 जो स्टेट हैं उसको आप लोग याद रखिए कि क्षेत्रफल में 5 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं और फिर जनसंख्या में 5 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, और ये क्रम में आप याद रखिएगा। तो क्षेत्रफल में अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा जो होता है वो हमारा राजस्थान हो जाता है। इसके बाद राजस्थान के बाद हमारा सेकंड नंबर पर जो आता है वो एमपी आता है, फिर थर्ड पे हमारा महाराष्ट्र आ जाता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ एमपी मध्य प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र जो एमएच जो है वो महाराष्ट्र के लिए है। इसके बाद यूपी आ जाता है एंड देन फिफ्थ पे आपका गुजरात आ जाता है। तो ये हम आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से देख रहे हैं, एरिया वाइज देख रहे हैं। तो एरिया वाइज में राजस्थान हमारा सबसे बड़ा हो जाता है, फिर एमपी के बाद महाराष्ट्र। तो हमें क्या क्वेश्चन में दे रहा है कि क्षेत्रफल के मामले में तीसरे स्थान पर कौन सा है। तो क्षेत्रफल के मामले में तीसरे पर महाराष्ट्र आ रहा है, बट आप एटलीस्ट इन 5 को याद रखिएगा और सीरियल में याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, अर्थात जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से हम 5 शीर्ष राज्य देखते हैं। तो 5 शीर्ष राज्य में फर्स्ट पोजीशन पर हमारा यूपी आता है, सेकंड पर महाराष्ट्र आता है, थर्ड में बिहार, फोर्थ में वेस्ट बंगाल एंड फिफ्थ में मध्य प्रदेश। तो ये हो जाता है हमारा जनसंख्या की दृष्टि से 5 शीर्ष राज्य। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये अक्सर पूछे जाते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा पूछा गया है। तो हो सकता है कि किसी और एग्जाम में आपको चौथा या फिर पहला पूछ दें। तो क्षेत्रफल में चौथा और जनसंख्या में पहला, तो कौन है, तो ये यूपी हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बट मैं आप लोगों से कहूँगा कि एटलीस्ट 5 याद रखिएगा, क्योंकि सारा याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, बट 5 याद रखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा महाराष्ट्र सही हो रहा है, तो महाराष्ट्र जो है वो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 18 का डी सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो हमारा 19 क्वेश्चन कह रहा है, सूची दी गई हुई है और इसमें जनजाति और उनकी अवस्थिति दिखाई गई है कि अर्थात वो जनजाति कहाँ रहती है। तो इसमें आप लोग सूची में देख रहे हैं कि जरवा है, तो जरवा आपको अंडमान और निकोबार की जनजाति है। तो इस हिसाब से आप लोग देखें तो केवल एक पर भी आप लोग बाकियों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जरवा अंडमान निकोबार की है और अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी जनजाति है जरवा। अब इसके बाद जो है बाकियों को देख लेते हैं। तो थारू जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बहुलता वाली जनजाति है, अर्थात उत्तर प्रदेश में ये सबसे अधिक संख्या वाली जनजाति जो है वो थारू है। तो यहाँ से भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद डी में गोंड दिया हुआ है, तो गोंड जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखिएगा, गोंड जो है वो मध्य प्रदेश की और थारू उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा गोंड जो है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की भी सबसे बड़ी जनजाति है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गोंड ये आपको मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू आपको यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है और जरवा अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा एक कुकी दिया हुआ है, तो कुकी हमारा मणिपुर की जनजाति है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो 19 का बी कूट हमारा सही हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 में हमारा फिर अनुसूची 2 सूची दी गई हुई है। इसमें आपका जैव आरक्षित क्षेत्र है और उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं नोकरेक। तो नोकरेक काफ़ी चर्चा में रहता है। तो नोकरेक जो है वो हमारा मेघालय में है और मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये आपको गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है, गैंडा और हाथी के लिए मानस वन्यजीव अभयारण्य। तो
मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। इसके अलावा असम में एक और जो वन्यजीव अभयारण्य है वो आपका काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो असम में आपको दो हो गए, काजीरंगा और मानस, इन दोनों को याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमलीपाल जो है वो हमारा उड़ीसा में हो जाएगा और अगस्त्यमलाई केरला में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, तो 20 का कूट सी सही हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। फिर सेकंड कह रहा है 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। तो ये दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो ये हमारा 21 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 हमारा कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये हमारा हरियाणा हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी कम है। तो 22 का जो है वो हमारा हरियाणा हो जाएगा। तो हरियाणा जो है वो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो 22 का सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 23 की तरफ। तो 23 देखिए क्या कर रहा है, शरीर की सतह से स्वेदन मतलब पसीना, तो पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है, या अर्थात पसीना की जो मात्रा है, पसीना की जो क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, ये हमें ऑप्शन देख करके बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल वातावरण के ताप पर, अर्थात टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि पसीना हमें कितना आएगा। फिर सेकंड कह रहा है वातावरण की नमी पर। फिर सी कह रहा है ए और बी दोनों पर। डी कह रहा है ए और बी किसी पर नहीं। तो आपको पता है कि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस टाइम भी हमें पसीना आता है, और बरसात में नमी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है। तो आर्द्रता में भी हमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस होती है तथा इसमें भी पसीना आता है, ये पसीना सूखता नहीं है। तो ये दोनों पर ही डिपेंड करेगा, वातावरण के ताप पर भी डिपेंड करेगा और वातावरण की नमी पर भी डिपेंड करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अर्थात 23 का सी सही होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 24 पे। 24 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, अर्थात माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा सूक्ष्म पोषक नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। तो डायरेक्ट अगर आंसर पे हम आए तो मैग्नीशियम को हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं मानते हैं, सूक्ष्म पोषक नहीं मानते हैं। तो मैग्नीशियम को हम लोग माक्रो न्यूट्रिएंट मानते हैं, व्यष्टि और समष्टि। मैंने इकोनॉमिक्स में ये टर्म बता रखा है। तो हम लोग मैग्नीशियम को माक्रो न्यूट्रिएंट्स में कैलकुलेट करते हैं, न कि माइक्रो में। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो हमारा 24 का डी सही होगा। अब हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि माइक्रो में कौन कौन से आते हैं और माक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जब हम देखें तो यहाँ पर हमारा आता है बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, फेरस, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक। तो ये 7 जो है इनको हम लोग सूक्ष्म पोषक में अर्थात माइक्रो न्यूट्रिएंट में कवर करते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, जिन लोगों को लिखना है वो लिख लें। बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, फेरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक। अब हम लोग आते हैं माक्रो न्यूट्रिएंट पे, अर्थात माक्रो न्यूट्रिएंट में क्या क्या हम कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर हमारा आता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है ये तीनों एटमॉस्फेयर से मिलते हैं, एटमॉस्फेयर से या फिर मतलब कि जल से। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, ये 3 आपको एटमॉस्फेयर से मिलते हैं। और बाकी जो आते हैं माक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, इनको हम लोग माक्रो न्यूट्रिएंट्स में कंसीडर करते हैं। ये काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ऐसा पूछा नहीं जाता है, बट पीसीएस वगैरह कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो इस पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो टफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो सबके लिए टफ़ होते हैं।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 25 की तरफ। तो 25 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह लाल रंग का होता है, ये सही है, लाल रंग का होता है। उसके बाद यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन जो है वो आपको ऑक्सीजन को टिश्यू तक ले जाता है तथा टिश्यू से CO2 को ला करके और फेफड़ों में छोड़ता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये आपका सही है। फिर आपका डी जो है यह ऊतक से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, ये भी सही है, हीमोग्लोबिन का ये कार्य होता है। अब सी जो है यह कुछ अम्लीय होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको पता होना चाहिए कि ब्लड का जो पीएच है, ब्लड का पीएच आपका 7.4 है, तो ब्लड आपका क्षारीय होता है। तो पहली बात कि ये अम्लीय तो होगा नहीं, और दूसरी बात अगर अम्लीय कोई ये रहेगा तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा। चूँकि अम्लीय होगा तो उसमें हाइड्रोजन OH कंटेंट कम होगा, तो OH कंटेंट कम होगा तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन सी जो है वो गलत है, अर्थात हीमोग्लोबिन अम्लीय नहीं होता है। तो 25 का सी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 26 पर। 26 कह रहा है रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है। तो यह हमारा मधुमेह, तो ये ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है यह मधुमेह के प्रबंधन के लिए होता है, अर्थात इससे मधुमेह की टेस्टिंग होती है, डायबिटीज़ की, अर्थात किसी में शुगर है कि नहीं इसका पता लगाया जाता है। तो 26 का सी सही होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 कह रहा है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। तो देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो आपको याद होगा कि मौलिक कर्तव्य अगर कोई व्यक्ति नहीं पूरा करता है तो उसे कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वगैरह या कुछ नहीं दिया जाता है। तो लेकिन आयकर अगर आप अदा नहीं करते हैं तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं। तो ऑप्शन देख करके भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 2 जो है वो नहीं होगा। तो 2 को हम लोग मौलिक कर्तव्य में नहीं कंसीडर करते हैं, बाकी सबको हम लोग मौलिक कर्तव्य में कंसीडर करते हैं। तो 1, 3, 4 हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। तो 27 का डी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 28 पे। तो 28 हमारा कर रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं तथा उसके कारण दिए गए हैं। तो आपका कथन है भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंत्रिपरिषद जो होता है वो केवल और केवल लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के लिए वो उत्तरदायी नहीं होता है। तो आपका कथन ए जो है वो गलत हो गया। अब हम लोग रीजन देख लेते हैं। तो रीजन में दे रहा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो रीजन जो है वो हमारा सही है, कारण जो है वो सही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य मंत्री बन सकते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह बन सकते हैं। आपको पता होगा कि मनमोहन सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे वो राज्यसभा की सीट से ही प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। तो आपका कारण सही है, कथन गलत है, अर्थात ए गलत है और आर सही है। तो 28 का डी आपका सही हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 हमारा कह रहा है पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये पूरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इसका सही आंसर इसमें सबसे पहले जो बना था वो BR मेहता समिति बना था, उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर राव समिति और लास्ट में LM सिंघवी समिति बनी थी। तो आपका सही कूट जो है वो 3412 होगा, अर्थात 29 का सी सही होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो हमारा कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। ये भी पूरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये हमारा भाग 12 में है, संविधान के पार्ट 12 में है। आपको वित्तीय संबंध संघ और राज्यों के बीच में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं।
31 कह रहा है ए बढ़ई 6 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटों में एक कुर्सी बनाता है एवं सी बढ़ई 8 घंटों में एक कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनेंगी। ठीक है, तो अब इसमें जो है हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल कितने घंटे हुए। 21 दिन और 8 घंटे, 21 दिन काम कर रहे हैं और प्रतिदिन 8 घंटे, तो 21 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ रहा है 168, यानी कि 168 घंटे तीनों काम करेंगे, यानी कि तीनों अलग अलग 168 घंटे काम करेंगे। अब ए बढ़ई जो है वो 6 घंटे में एक कुर्सी बना रहा है, तो 168 घंटे में वो 168/6 कुर्सी बनाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6 2 12 एंड 48, तो 6 8 48, तो ये 28 कुर्सी बनाएगा एक घंटे में। अब इसी तरीके से हम लोग बी का निकाल लेंगे, तो बी के लिए भी 168 घंटे, और बी जो है वो हमारा बनाता है एक कुर्सी आपको 7 घंटे में, तो 168 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हमारा हो जाएगा 24। और सी बढ़ई जो है उसके लिए भी 168 आवर्स ही मिल रहे हैं, तो 168 और ये 6 घंटे में बना रहा है, तो डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारा आ रहा है आपका 21। तो यानी कि ए 28 कुर्सी बनाएगा, बी जो है वो 24 कुर्सियाँ बना रहा है, सी जो है 21 कुर्सियाँ बना रहा है। तीनों मिला करके पूछ रहा है, तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो तीनों जोड़ने के बाद हमारा आ जा रहा है 73। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही हो रहा है 31 के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 32 देखते हैं। 32 हमारा कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें सीक्वेंस देखनी होती है, तो सीक्वेंस अगर हम लोग देखें तो बी सी डी ये 3 कंटिन्यू है, फिर ई डी के बाद ई छोड़ करके एफ है, यानी कि 3 कंटिन्यू फिर एक गैप और फिर नेक्स्ट लेटर। यहाँ पर एफ के जस्ट बाद जी हमारा स्टार्ट हो रहा है, फिर जी एच आई 3 कंटिन्यू, यहाँ पर एक लेटर मिसिंग जे मिसिंग है, फिर के है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एल एम एन, फिर इसके बाद एक लेटर मिसिंग ओ मिसिंग, फिर पी है, तो पी के बाद हमारा क्या आता है क्यू आता है, तो क्यू से 3 लेटर कंटिन्यू हो जाएगा क्यू आर एस, फिर एक लेटर टी मिसिंग और उसके बाद यू नेक्स्ट लेटर, तो ये हमारा हो जाएगा क्यू आर एस यू। तो ये हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो 32 का जो है वो सी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की तरफ। तो 33 कह रहा है यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तो वाई के जन्म का दिन क्या होगा। 26 जनवरी 1980 को शनिवार हो गया और एक्स जो है 3 मार्च 1980 को पैदा हुआ है, तो 3 मार्च 1980 से 4 दिन बड़ा वाई का जन्म है। तो 4 दिन बड़ा करने के लिए हम लोग 4 इसमें से घटाएंगे, तो 3 मार्च में से 1 घटाएंगे तो 2 मार्च आ रहा है, 2 घटाएं तो 1 मार्च, फिर 3 घटाएंगे तो हमारा 29 फरवरी आएगा, और 4 दिन जब घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 28 फरवरी 1980। तो अब हमें ये बताना है कि 28 फरवरी 1980 को कौन सा दिन था। तो 28 फरवरी को जो दिन होगा तो वही 7 इसमें से घटा लेंगे, यानी कि 21 फरवरी को भी सेम डे होगा, फिर 7 घटाएंगे तो 14 फरवरी को भी सेम डे, फिर 7 घटाएंगे तो 7 फरवरी को भी वही दिन होगा, फिर अगेन 7 जब घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 31 जनवरी 31 जनवरी, तो 31 जनवरी को भी वही दिन होगा जो कि 28 फरवरी को होगा। तो अब हम लोग 26 जनवरी से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि 31 जनवरी हमारा कब पड़ेगा। तो 26 जो है शनिवार पड़ रहा है, तो 27 हमारा रविवार हुआ, 27 हमारा संडे हो गया, फिर 28 मंडे, 29 ट्यूसडे, 30 वेडनेसडे एंड 31 ये हमारा हो गया थर्सडे, यानी कि गुरुवार बृहस्पतिवार। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो हमारा 33 का बी जो है वो बृहस्पतिवार दे रहा है, तो 33 का जो है वो बी सही होगा। अब हम लोग आते हैं 34 पे। 34 हमारा कह रहा है कि प्रश्नवाची के स्थान पर क्या होना चाहिए। हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी डिजिट आएगी, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो हमें सबसे पहले इसमें सीक्वेंस देखना होता है कि क्या सीक्वेंस है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं तो 11, 30 और फिर यहाँ पर इनका सीक्वेंस हमें देखना है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखें तो 5 × 1 कीजिए और 6 × 1 और उसको ऐड कर दीजिए, यानी कि 5 × 1 5 प्लस 6 × 1 6, तो 5 + 6 हमारा 11 हो रहा है। सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, 6 × 4 तो ये हमारा 24 और 3 × 2
ये 6 हो गया, 24 + 6 30। यही चीज़ यहाँ भी रिपीट करेंगे, 5 × 3 15, 4 × 3 12, 15 and 12, तो ये हमारा हो जाएगा 27। तो यहाँ पर हमारा 27 आ जाएगा और 27 जो है वो हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो 34 का जो है वो बी हो जाएगा सही। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 हमारा कह रहा है 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु है, यानी कि बी की आयु हमें ज्ञात करनी है। हमें ए की वर्तमान आयु दी हुई है, ए की वर्तमान आयु हमारा 29 वर्ष है, ठीक है। तो ए की 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या होगी, तो 29 - 5 = 24 वर्ष हो जाएगी। अब हमें बी का वर्तमान आयु निकालना है। तो एक और चीज़ जो दिया है वो ये दिया है कि इनका जो अनुपात है वो 5 वर्ष पूर्व जो है वो 4:5 था, यानी कि 4:5 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु थी। तो यहाँ पर हम लोग 24 देख रहे हैं, तो 24 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 6 आ रहा है, तो इस 6 से आप 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 आया, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आ गया। यानी कि 5 वर्ष पूर्व बी की जो आयु थी वो 30 थी, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए हम इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो ये वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो 30 + 5 35, ये बी का 35 हो जाएगा। आप लोग एक्स लेकर के अगर बनाएंगे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक्स लेकर के ना बनाएं, टेबल ड्रॉ करें, और एक्स से भी आपका वही आंसर आएगा बट टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे। ये कर रहा है यदि x = 2 + 2⁻1/3 + 2⁻2/3 हो तो x³ - 6x² + 6x का मान क्या है। हमें इक्वेशन दिया हुआ है x = 2 + 2⁻1/3 + 2⁻2/3। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस 2 को इस बराबर के इस साइड लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ आकर के माइनस में हो गया। x - 2 = 2⁻1/3 + 2/3। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब अगर कर देते हैं तो वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी, दोनों तरफ हो रहा है। तो x - 2 का पावर 3 हो गया, और 2⁻1/3 + 2⁻2/3 का होल 3 हो गया। अब इसके बाद a - b³ के फार्मूले पे हमने ब्रेक किया, और इधर भी a + b के होल क्यूब पर हमने ब्रेक किया, तो ये हमारा ऐसे टूटेगा, a³ - b³ - 3ab × a - b, फिर ये a³ + b³ + 3ab × a + b। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2⁻1/3 + 2⁻2/3, तो 2⁻1/3 + 2⁻2/3 = x - 2 है, तो इसकी जगह पर हम लोग x - 2 रख दिए। तो ये हमारा कुछ ऐसे इक्वेशन बन जाएगा, x³ - 8 - 6 x × x - 2 = 2 + 4 + 6 × x - 2। तो ये जब हम लोग प्लस माइनस कर देंगे तो ये हमारा बच जाएगा x³ - 6x² + 6x = 2, अर्थात इसकी टोटल वैल्यू जो है वो 2 आएगी, और यही हमें फाइंड आउट भी करना था। तो 2 जो है वो हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो 36 का जो है वो ए सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ये लेंदी है और ट्रिकी भी है, फिर भी अब एग्जाम में पूछा है तो बनाना है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु P पर काटती हैं, यदि एंगल PAC = 50 डिग्री तो एंगल PDB बराबर, तो एंगल PDB जो है वो आपका 50 डिग्री होगा। ये आपका प्रमेय से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थ्योरम है। क्वेश्चंस में दे रहा है कि हमारा एंगल PAC जो है वो 50 डिग्री का है, तो ये 50 डिग्री का है, तो ये भी आपका एंगल PDB जो है ये भी आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट थ्योरम से पूछा हुआ है हाई स्कूल के। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 है। 38 कह रहा है यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 21 एवं 84 है, और 2 संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या होगी। तो ये कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक 21 और लघुत्तम समापवर्तक 84। तो आपको पता है कि महत्तम 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक इंटू 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 21 × 84 बराबर ये दोनों संख्या जो होगी उनका गुणनफल, यानी कि x × 4x लिख सकते हैं।
इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 4x की वैल्यू जो है वो आपकी 84 आएगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 39 पे। 39 हमारा कह रहा है देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर जो है वो तमिलनाडु है, और तमिलनाडु हमारा बी में दिया है, तो 39 का बी सही होगा। फिर इसके बाद है 40 कह रहा है कि अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था अर्थात रिग्रेसिव टैक्सिंग, तो इसको प्रतिगामी क्यों कहते हैं? तो ये जो है सब पर समान रूप से लगाया जाता है, अर्थात जो हाई इनकम वाले लोग हैं उन पर भी तथा लो इनकम वाले लोग हैं उन पर भी, दोनों पर आपको समान रूप से लगाया जाता है। जबकि होना क्या चाहिए था कि जो ज़्यादा गेन कर रहा है, जो ज़्यादा अर्न कर रहा है उसको ज़्यादा टैक्स पे करना चाहिए, और जो कम अर्न कर रहा है उसको कम टैक्स पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों से ही इक्वल टैक्स लिया जाता है, इस वजह से इसको प्रतिगामी कर व्यवस्था कही जाती है। एग्जाम्पल में आपका जीएसटी, वैट, ये सब जो है प्रतिगामी कर व्यवस्था के एग्जाम्पल हैं। जीएसटी में क्या है, आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो अगर गरीब भी खरीदे तो भी या फिर अमीर खरीदे तो भी दोनों को इक्वल जीएसटी पे करना होगा। वैट के मामले में भी यही है, चाहे आप 4 व्हीलर में पेट्रोल डलवाइए या फिर बाइक में पेट्रोल डलवाइए, आपको पेट्रोल पर जो वैट लगेगा वो दोनों पर इक्वल लगेगा, तो इसको प्रतिगामी कर व्यवस्था कहते हैं। तो 40 का बी जो है ये कह रहा है कि ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं, अर्थात आप हाई गेन करें या फिर लो गेन करें आपको इक्वल टैक्स पे करना है, तो इस वजह से 40 का बी जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे 41। तो 41 कह रहा है भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो ये हमारा 2024 का टारगेट है कि हमें 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था इंडिया को बना देनी है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे। 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो गलत इसमें स्टेटमेंट दिया गया है वो है आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, तो इसका आंसर जो है वो 42 का डी होगा। फिर इसके बाद जो है पल्लव शासकों को राज्यकाल की दृष्टिगत से कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये पूरी तरह एंशिएंट हिस्ट्री का पूरी तरीके से ये आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है, सॉरी एंशिएंट नहीं, मेडाइवल मध्यकालीन भारत। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम तथा नंदी वर्मन द्वितीय, अर्थात 43 का जो है वो आपका ए ऑप्शन सही है। फिर अब हम लोग आते हैं 44 क्वेश्चंस पे। तो इसमें आपको दो सूची दी गई है, एक तरफ शासक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी रानियां दी हुई हैं। ये गुप्त शासक का ये कालक्रम है और दूसरी तरफ उनकी रानियां हैं। तो आपको पता होगा कि गुप्त शासक जो थे वो सोने के सिक्के या फिर जो भी सिक्के निकालते थे उस पे एक साइड वो अपनी प्रतिमा अपनी रानियों के साथ वो खुदवाते थे, तो इस वजह से ये क्वेश्चंस बना हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए होगा, अर्थात चंद्रगुप्त की पत्नी कुमार देवी, समुद्रगुप्त की रानी जो हो गई वो आपको दत्ता देवी हो गई, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 45 क्वेश्चंस पे। तो 45 क्वेश्चंस में हमारा सूची दिया हुआ है ए और बी, एक तरफ हमारा समाचार पत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ उस पत्र के संपादक दिए। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है हमारा तहजीब उल अखलाक। इसमें क्वेश्चंस में दे रहा है कि तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना से मैच करा रहा है, बट तहजीब उल अखलाक समाचार पत्र जो था वो जिन्ना का नहीं था, वो सर सैयद अहमद खान उसके संपादक थे। तो ऑप्शन सी जो सी है वो हमारा गलत है और हमें गलत ही फाइंड आउट करना था, तो 45 का सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं 46 पे। यहाँ पर आपको एक तरफ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और उनके राइटर्स दिए गए हैं। ताजुल मासिर जो पुस्तक है उसको हसन निजामी ने लिखा था, फिर खजाइन उल फतूह को अमीर खुसरो ने लिखा था, तारीख ए मुबारक शाही इसको याहिया बिन अहमद सरहिंद ने लिखा था, और फतवा ए जहांदारी
इसको जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। तो 46 का ए जो है वो हमारा सही हो रहा है। अब हम लोग आते हैं 47 पर। तो 47 हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ भी आपको सूची दी गई है एंड्रू फ्रेजर, और ये किस आयोग से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, आपका कूट ए जो है वो सही है। अब हम लोग आते हैं 48 पर। थोड़ा मैं फास्ट मैनर में अब बढ़ रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिखाए गए हैं। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया है, सही है। और सेकंड है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया, ये भी सही है। चूँकि आर्य समाज जो था वो आपको वेदों की ओर लौटो का ये दिया, और वहाँ पर आपको जो भेदभाव था वेदों में वो चीज़ नहीं दिखाया गया है, वेदों में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि ये वैदिक काल में लिखे गए थे। और वैदिक काल में हमारा जो समाज था अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं बटा हुआ था, लेटर वैदिक में बटा था। तो इस वजह से जो है श्वेत जाति की श्रेष्ठता को इसने थोड़ा कमज़ोर किया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पे। 49 कह रहा है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए, ये सही है। उन्होंने असहयोग नीति में स्टार्ट में नहीं गांधी जी को सपोर्ट किया था, बट बाद में वो सपोर्ट करने लगे। अब सेकेंड है, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए, तो ये गलत है। स्वराज पार्टी हमारा 1923 में बना था, इसमें लाला लाजपत राय शामिल नहीं हुए थे। स्वराज पार्टी में आपको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दो लोग शामिल हुए थे। CR दास भी उनको कहा जाता है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और स्वराज पार्टी का गठन जो था वो 1923 में हुआ था। और इसके बाद हम लोग ये जो है ये बी गलत हो रहा है, सेकंड जो है गलत हो रहा है और फर्स्ट सही है। तो ये आपका 49 का ए हो जाएगा कि केवल एक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पे। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये आप लोग को याद ही होगा, और अगर नहीं याद है तो ये दो आप लोग याद रखिए कि विलय का सिद्धांत पर राज्यों का क्रम, और दूसरा जो है सहायक संधि के आधार पर राज्यों का क्रम। विलय का सिद्धांत हमारा लॉर्ड डलहौजी लेके आया था और सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली लेके आया था। तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का क्रम आप लोग याद रखिएगा। इसमें हैदराबाद, मैसूर वगैरह आते हैं, ये सीरीज है। और विलय के सिद्धांत वाले में सतारा वगैरह आता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो 50 का सी होगा, 50 का सी। अब हम लोग बढ़ते हैं 51 पे। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। तो FRP जो है वो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, इसको अनुमोदित करती है। ध्यान रखिएगा, हमारे इंडिया में FRP और MSP दो चीज़ें डिक्लेयर की जाती हैं। तो FRP जो है वो फसल उपजने के बाद अनुमोदित की जाती है, कि फसल होने के बाद उसके क्या FRP डिफाइन की जाएगी। और MSP जो है वो फसल कटने से पहले, बोने के टाइम में ही MSP आपको डिफाइन की जाती है। FRP और MSP में ये दो मेन डिफरेंस है। और MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको कृषि लागत और मूल्य आयोग इसको अनुमोदित करता है। MSP जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग अनुमोदित करता है, और FRP जो है वो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी अनुमोदित करती है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा कि MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको कृषि लागत और मूल्य आयोग ये डिफाइन करता है। और FRP जो है वो आपको आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी CCEA ये आपको बताती है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 51 का हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम लोग 52 पे बढ़ते हैं। दो कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है हमारा सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, सही है। और सेकंड है इसमें असंतृप्त वसा अर्थात अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये दोनों ही कथन आपको सही है। सूरजमुखी के तेल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होती हैं वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती हैं, लाभदायक होती हैं।
सेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होता है वो हमारा हानिकारक होता है। ये और डालडा जो हमारा आता था उसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड्स काफ़ी ज़्यादा होता था, वो पूरा का पूरा सेचुरेटेड फैटी एसिड्स ही होता था, तो इस वजह से डालडा को बैन किया गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, तो इसका जो है 52 का आपका ए सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन की तरफ। तो 53 क्वेश्चन कह रहा है 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 5.15% एवं 4.9%। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि इस तरीके से क्यों क्वेश्चन पूछा गया कि 5 दिसंबर 2019 को इतना क्यों था, जबकि अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो आपको 4% रेपो रेट है और 3.35% रिवर्स रेपो रेट है। तो ये 5 दिसंबर 2019 का क्यों पूछा गया, तो चूंकि ये जो परीक्षा थी ये हमारी 22 मार्च को होने वाली थी, तो उस हिसाब से ये पेपर सेट हुआ था। बट जनता कर्फ्यू की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, तो उसी पेपर को हमें दोबारा से दिया गया है, इसके लिए नया पेपर नहीं बना है। तो इस वजह से ये 5 दिसंबर 2019 का डाटा दिया है। आप लोग ऐसे डाटा डेट वाइज मत याद कीजिएगा, बस जिस एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं उस टाइम जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है उस रेट को आप लोग देख लीजिएगा और फिर एग्ज़ाम दीजिए। चूँकि डेट वाइज याद कर पाना पॉसिबल नहीं है और ज़्यादा आंकड़े आप याद करेंगे एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज होंगे। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 54 पे। 54 हमारा कहता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति माप हेतु किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, अर्थात 1 और 3 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 हम देखते हैं। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है, तो ये हमारा नोएडा में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है, तो ये हमारा होगा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। फिर नेक्स्ट जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो प्रतापगढ़ जो है वो अमरूद जेली के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 57 का डी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 58 कह रहा है अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में मुख्यतः निवास करती हैं, तो ये हमारा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं ये तीनों जनजातियाँ। और आपको पता होगा कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की सबसे ज़्यादा संख्या निवास करती है सोनभद्र में, और सबसे कम जो है वो बागपत डिस्ट्रिक्ट में। जब भी आप किसी भी पीसीएस का एग्ज़ाम देने जाइए तो वहाँ पर आप उस स्टेट की डेमोग्राफी आप लोग ज़रूर देख करके जाए कीजिए। डेमोग्राफी से आपको 2-3 क्वेश्चंस रह जाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है, तो फॉस्फेटिक जैव उर्वरक जो है वो आपका है वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। तो ये जो है हमारा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है, अर्थात इसमें फॉस्फेट की मात्रा पाई जाती है। ये बायो फर्टिलाइजर्स इनको बोला जाता है, अर्थात ये एक तरीके के बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि फॉस्फेट कंटेंट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पहुंचते हैं। दिया गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो है राजन साजन मिश्र जो हैं ये आपका सही सुमेलित नहीं है। राजन साजन मिश्र जो हैं ये ध्रुपद टप्पा से नहीं बिलोंग्स करते हैं। इनकी जो गायन शैली है वो ख्याल शैली है और ये बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। तो राजन साजन मिश्र जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा 60 का ए हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 62 पर। यहाँ पर आपको लेखकों के नाम दिए गए हैं और उनके उपनाम दिए गए हैं। ये लेखक क्या करते थे कि अपने उपनाम से वो अपनी रचनाओं को लिखते थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी का आप लोग निराला ये याद ही होगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऐसे ही कहा जाता है इनका नाम। तो 1 का 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर केवल 1 से आप लोग कोई कूट नहीं पकड़ पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जो है वो रघुपति सहाय पे हम लोग आते हैं। तो रघुपति सहाय का जो पैन नेम है जिस नाम से वो अपने राइटिंग्स लिखते हैं वो फिराक गोरखपुरी लिखते थे। तो रघुपति सहाय का जो है वो फिराक गोरखपुरी हो गया। तो यहाँ पर भी हमें कोई कूट नहीं मिल रहा है, 3, 4 2 जगह पर है ए बी में। अब हम लोग आते हैं वैद्यनाथ मिश्र। तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन के नाम से अपनी रचनाओं को लिखते थे और धनपत राय श्रीवास्तव को मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता है।
और प्रेमचंद्र का जो बचपन का नाम था वो धनपत राय ही था। तो इस वजह से 61 का हमारा सी सही हो रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 62 पर। 62 कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार के परिवर्तन पर केंद्रित है, सही है। और सेकंड जो है, अधिकांश लोगों के खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा अक्सर देखा जाता है। अब हम लोग तो ये दोनों ही कथन सही है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका 62 का सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, 1 और 2 दोनों। अब हम लोग बढ़ते हैं 63 की तरफ। 63 हमारा कह रहा है ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। तो ये हमारा झरिया होगा। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट जो है वो झरिया को सबसे प्रदूषित शहर बताया था, और झरिया में हमारा कोयला की खदानें हैं, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित है खनन की वजह से। अब हम लोग 64 पे आते हैं। 64 कह रहा है बिम्स्टेक के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह काठमांडू नेपाल में आयोजित हुई थी, नहीं ये काठमांडू में नहीं आयोजित हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्ण कटिबंधीय छोटे जोतधारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभवों को साझा करना था। तो ये इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य सही है, तो इस वजह से 64 का जो है वो आपका ऑप्शन बी केवल 2, ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 65 पे। तो 65 हमारा सूची दिया गया है, एक सूची 1 में हमारा नगर दिया हुआ है, और सूची 2 में इन नगरों के किनारे स्थित नदियों के नाम दिए गए हैं। तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे हैं, ये आपको याद ही होगा, फ्रांस में है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो किन्शासा आता है। तो किन्शासा जो है वो हमारा आपको दक्षिण अफ्रीकन कंट्रीज है, और दक्षिण अफ्रीका कंट्री की राजधानी है किन्शासा, और ये जो है आपको जायरे नदी के किनारे अवस्थित हैं। तो बी का जो है वो 3 हो जाएगा। अगर ये 2 आपको याद है तो आप बाकी 2 को जो है आप कूट देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। तो सी जो है बैंकॉक, ये आपका चाओ फ्राया नदी के किनारे है, और एसेंशियन जो है वो आपका पराग्वे नदी के किनारे है। ये आपका 60, तो इस तरीके से 65 का सी हमारा सही हो रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पे। 66 में हमारा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का नाम दिया गया है, और इन्हें कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। तो इनका जो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है वो है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, अर्थात ऑप्शन डी जो है वो सही है। और ये जो 4 द्वीप का जो क्रम है इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, अपनी मेमोरी में बैठा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पीसीएस में पूछा गया है, और इन्हीं 4 आइलैंड्स का नाम अक्सर आता है, जबकि जापान जो है वो हज़ारों से ऊपर आइलैंड्स से बना हुआ है, लेकिन ये 4 जो है वो मेन है। इसका क्रम जो है वो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू ये है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 पर। तो 67 हमारा कह रहा है 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए कह रहा है विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं, सही है। जो भी अधिकांश जो महाद्वीप हैं वो 15 से 30 पर, जो अधिकांश रेगिस्तान है वो 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच ही स्थित हैं। आप चाहे वो भारत में देखिए या सहारा देखिए या फिर ईरान, सऊदी अरबिया, कहीं भी देखिए, यही अक्षांशीय इनका विस्तार है। सेकंड जो रीजन है वो कह रहा है व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है, तो ये भी सही है, अर्थात एसर्शन और रीजन दोनों सही है। और रीजन जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। रीजन सही कैसे है कि जैसे जैसे पश्चिम की तरफ आती जाती हैं हवाएं, व्यापारिक पवनें, वो बीच में बारिश वगैरह करा देती हैं, इस वजह से उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आ जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 68 पे आ रहे हैं। तो 68 में आपको 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ आपको परियोजना दिया गया है और दूसरी तरफ ये परियोजना किस नदी पर स्थित है।
किस नदी पर बनाई गई है, तो उन नदियों का नाम आपको मैच करना है। तो उकई जो परियोजना है ये हमारा ताप्ती नदी पर है, जायकावाड़ी जो है वो हमारा गोदावरी नदी पर है, और खड़क वासला जो है ये हमारा मुथा नदी पर है, और मयूराक्षी आम्बी नदी पर है। तो हमारा कूट से बी जो है वो सही है, तो 68 का बी हो जाएगा। अब हम लोग 69 पे बढ़ते हैं। 69 हमारा कह रहा है ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ग्रीस के कैटरीना साकेलारोपोulou को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना है, सही है। ये कैटरीना जो है ये ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और सेकंड कह रहा है कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ये कैटरीना जो है ये इंडिपेंडेंट अपना इलेक्शन लड़ी थी, तो ये इंडिपेंडेंट अपना इलेक्शन लड़ी थी, तो इस वजह से वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखती हैं। तो हमारा 69 का सी हो जाएगा, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर कोयला क्षेत्र और उनकी अवस्थिति दिखाई गई है, यानी कि ये कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। तो माकुम जो है वो हमारा असम में है, नामचिक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, गिरिडीह आपका झारखंड में है, और सोहागपुर मध्य प्रदेश में। अर्थात ये सामने सामने मैच हो रहे हैं, तो 70 का ए जो है वो आपका सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पर। 71 कह रहा है 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। 90 और 70। अब जो है तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमे गति वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक जो है 90 किलोमीटर और दूसरी 70 किलोमीटर, अर्थात इनका जो स्पीड जो डिफरेंस है, यानी कि एक दूसरे के कंपैरिजन में जो स्पीड देखा जाए तो वो 90 - 70 = 20 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि ये 20 किलोमीटर पर आवर से आपको उस व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। तो 20 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड पे चेंज करते हैं। तो 20 किलोमीटर को पर आवर में जब हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और फिर कह रहा है कि ये उस व्यक्ति को 18 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, यानी कि 18 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी जो ट्रेन की लंबाई है वो निकल जाएगा। तो इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, और 20 × 5 = 100 मीटर जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 71 का जो है बी सही हो जाएगा, 100 मीटर। अब हम लोग बढ़ते हैं 72 पे। तो 72 हमारा कह रहा है किसी व्यक्ति को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। ये हमारा 20% लाभ हो जाता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, यदि मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में ₹420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना है। ये मूलधन जो है वो हमारा 8000 आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 74 पे। 74 कह रहा है वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। तो जो राजकोषीय घाटा जो लक्ष्य रखा गया है वो 3.3% पर रखा गया है। इनिशियली जो था ये आपको 3% रखा गया था, लेकिन कोविड इम्पैक्ट की वजह से आपको इसको थोड़ा सा और बढ़ाया गया और 3.3% कर दिया गया है। जीडीपी का 3.3%। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। तो शीर्ष 5 राज्यों में आपका गुजरात नहीं है। गुजरात जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको टॉप 5 स्टेट्स में नहीं आता है। अब हम लोग बढ़ते हैं 76 पर। नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही कूट है वो आपका 3 to 1 है, अर्थात क्रिशिल जो है वो पहले आया, फिर ICRA, फिर CARE। तो 76 का ए सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 77 पर। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। तो जो बैंकों का एकीकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया, आपने सुना होगा कि 3 बैंकों को मिला करके एक किया गया, या फिर ऐसे ही कई बैंकों का एकीकरण किया गया है। तो इसके लाभ क्या क्या हैं वो बताने हैं। इसमें दिया गया है पैमाने की मितव्ययिता, पूंजी तक आसान पहुंच, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार, विश्व स्तरीय आकार के बैंक। तो ये चारों सही होंगे।
चूँकि जब बैंक बड़ा होगा तो उनकी मितव्ययिता जो है वो होगी, अर्थात वो कम खर्च करेंगे। उसके बाद सेकंड कह रहा है पूंजी तक आसान पहुंच। तो जब बैंकों का एकीकरण हो जाएगा तो उनके पास कैपिटल अर्थात पूंजी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे कि जो आपके बोरोवर्स जो आएंगे उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी लेंड कर सकते हैं, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा वो कर्ज दे सकते हैं। तो इससे हमारा डेवलपमेंट होगा। उसके बाद है व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार। तो ये भी सही है। क्यों सही है? तो जब बैंकों का एकीकरण होगा तो ये अपनी ब्रांचेज और भी जगह खोलने में एलिजिबल हो जाएंगे। और फिर फोर्थ का रहा है विश्व स्तरीय आकार के बैंक। तो डेफिनेटली जब बैंक बड़े होंगे तो वो विश्व स्तरीय आकार के हो जाएंगे। तो ये चारों सही हो जाएगा। 77 का डी हमारा सही होगा। अब हम लोग आते हैं 78 पर। 78 का रहा है सतसहिश्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो महाभारत को कहा जाता है, क्योंकि इसमें महाभारत में आपके जो पैरा जो हैं उनको श्लोक कहा जाता है। तो श्लोक जो है वो ज़्यादा हैं, लगभग 10,000 के आसपास हैं। तो इस वजह से इसे सतसहिश्री संहिता भी कहा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कारदमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो क्षत्रप शासक जो थे ये चांदी के सिक्के लाए थे, और चांदी को संस्कृत में रजत कहा जाता है। तो इस वजह से 79 का बी आपका सही होगा। फिर हम लोग आते हैं 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 में एक तरफ दर्शन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उस दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के तरीके बताए गए हैं। तो इसका जो है ऑप्शन बी आपका सही होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 81 पर। 81 कह रहा है निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो कन्नौज का जो युद्ध है 1540 में, ये आपको हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इसको कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में आपको हुमायूं की हार हुई थी और शेरशाह सूरी जीत गया था, और हुमायूं को भारत छोड़ करके जाना पड़ा था। तो 81 का बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 82 पे बढ़ते हैं। 82 हमारा कार्य निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था तो 5 फरवरी 1922 को आपको चौरी चौरा में हिंसा हुई थी, जिस हिंसा में आपको कुछ लोगों ने, कुछ प्रदर्शनकारियों ने चौरी चौरा थाने को फूंक दिया था और उसमें कुछ पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। तो 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी, और इस घटना के 7 दिन के बाद अर्थात 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। तो ये सब डेट आप याद रखिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में ये सब डेट जो है आपको इसेंशियल हो जाते हैं याद रखना। 5 फरवरी 1922 को घटना हुई थी, और ठीक 7 दिन के बाद अर्थात 7 और 5 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने घोषणा की कि असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं। और इससे जो है जनता जो काफ़ी विक्षुब्ध हो गई थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन काफ़ी पीक पर चल रहा था। तो जनता नहीं चाह रही थी कि ऐसे समय में वापस लिया जाए, तो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। तो इसी वजह से जो है कुछ रीज़न ये भी हो जाता है कि 1923 में आपको स्वराज पार्टी का जन्म हुआ। तो ये सब जो है क्लू आप लोग याद रखिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जो जब दोबारा एग्ज़ाम में आप बैठिएगा तो उस टाइम ये सब आपको हंट करेंगे और याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं 83 पर। 82 का हमारा डी सही हो गया, चौरी चौरा में हुई हिंसा। अब हम लोग 83 पर आते हैं। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो गदर पार्टी से खुदीराम बोस संबंधित नहीं है। खुदीराम बोस पहले ही फांसी पर चढ़ चुके थे, तो इस वजह से ये आपको गदर पार्टी से संबंधित नहीं है। फिर हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से 84 में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हमारा कुकी विद्रोह जो है ये आपका 1917 से 19 के बीच में हुआ था। तो कुकी विद्रोह आपका सुमेलित नहीं है। तो 84 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 85 क्वेश्चन देख रहे हैं। 85 में है निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सकें। ये स्टेटमेंट एनी बेसेंट का था। तो 85 का डी सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 86 पर। 86 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो ये हमारा नाइट्रोजन होता है। ये आपको ज़मीन के अंदर जड़ों में छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं
और उनमें जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन एब्जॉर्व करके राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो वायुमंडल से आपको नाइट्रोजन एकत्र करके ये छोटे छोटे नोड्यूल्स बना देता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जड़ें जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्व कर सके तथा पौधों का पोषण मिल सके। तो 86 का ए सही होगा, नाइट्रोजन। इसके बाद हम बढ़ते हैं 87 पर। 87 कर रहा है 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा आवश्यक होगी। तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए 2.2 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 पर। 88 का है निम्नलिखित क्वेश्चन ऊसर मिट्टी के संबंध है। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है? नहीं। इसे मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, सही है। फिर कह रहा है इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, ये भी सही है। तो 88 में हमारा स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों सही है, तो कूट जो है बी सही जवाब होगा, अर्थात 88 का ऑप्शन बी सही है। अब हम लोग आते हैं 89 पर। 89 कह रहा है फॉर्चून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम थी। तो ये फॉर्चून की जो लिस्ट है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो टॉप पोजीशन पर थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 90 पर बढ़ते हैं। 90 का रहा है उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है। तो पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो रिहांद बांध पर बना हुआ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही होगा 91 का। 92 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। तो संतरे का सर्वाधिक उत्पादन सहारनपुर करता है। सहारनपुर आपका हरियाणा बॉर्डर पर पड़ जाता है। यहाँ पर आपको मौसम जो है वो नमी युक्त होता है, तो इस वजह से सहारनपुर में आपको संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। फिर इसके बाद हम लोग 93 पे आते हैं। 93 में हमारा कोड दिया गया है, एक तरफ संस्थान दिया गया है, दूसरी तरफ उन संस्थानों की अवस्थिति दी गई है, अर्थात वो संस्थान कहाँ पर हैं। तो जो वीवी गिरी श्रम संस्थान है ये हमारा नोएडा में है। फिर आपका भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये हमारा वाराणसी में है। तो अगर ये दो आपको याद होते हैं तो इस आधार पर भी आप टिक आउट कर सकते हैं कि 93 का जो कूट सी है वो सही है, अर्थात ऑप्शन सी सही है 93 का। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है, सही है। इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है, ये भी सही है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। और लास्ट है धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है, ये स्टेटमेंट गलत है। धान के उत्पादन में देश में इसका दूसरा स्थान है, तीसरा नहीं है। तो 94 में आपका 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 आपका बी ऑप्शन में दिया गया है, तो 94 का बी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अब हम आते हैं 95 पे। 95 का रहा है उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल जो है वो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है, तो 95 का ए सही होगा। अब हम लोग आते हैं 96 पे। 96 हमारा कह रहा है दो कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है हमारा अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, सही है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, दोनों ही सही है। बट धार्मिक स्वीकृति जो है ये रीजन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि धार्मिक संस्कृति जो देखा जाए तो कुछ हद तक सही है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं कहा जाएगा। चूँकि धार्मिक रूप में देखा जाए तो हमने अस्पृश्यता को लगभग एलिमिनेट कर दिया है, मंदिरों में सबको प्रवेश मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी अस्पृश्यता जारी है, तो इस वजह से रीजन जो है वो सही रूप से व्याख्या नहीं करता है। तो 96 का बी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात इस कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अब हम लोग आते हैं 97 पर। 97 हमारा दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन कह रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है, सही बात है। गांव में अभी भी खुले में शौच लोग करते हैं। और कारण इसका दे रहा है पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। ये भी चीज़ हम लोगों ने देखा है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में आपको शौचालय निर्माण की बात की जाती है तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि घरों में शौचालय नहीं बनाएंगे,
घर में शौचालय अच्छी बात नहीं है, तो ये घर से दूर होना चाहिए। तो आपका कथन और कारण दोनों ही सही है, और रीजन जो है वो आपका कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो 97 का ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 98 पे। 98 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो राइटर्स बिल्डिंग इसमें शामिल नहीं है। फिर अब हम लोग आते हैं, तो 98 का हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 99 पे। 99 का रहा है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था। तो खसरे से सबसे ज़्यादा आपको कॉन्गो राज्य जो है वो आपको सबसे ज़्यादा खसरे से प्रभावित हुआ था, ये आपको अफ्रीका में है। अब हम लोग आते हैं 100 पे। 100 का रहा है अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है। तो ये सेंटर जो है नाइजर में खोला गया है, नाइजर कंट्री में, और इसमें जो है हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू गए थे। इसके बाद हम लोग 101 पे आते हैं। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हमारा बिकमिंग एल्बम के लिए इनको सम्मानित किया गया था। अब हम लोग आते हैं 102 पे। ये कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक पर, ये सही है। सिंगापुर थर्ड रैंक पर, ये गलत है। सिंगापुर जो है वो सेकंड रैंक पर था। यूएसए जो है इसको फोर्थ रैंक दिखाया गया है, जबकि यूएसए हमारा थर्ड रैंक पर था, और भारत जो है वो 72 पर था। तो भारत वाला तो सही है, बट सिंगापुर और यूएसए ये दो सुमेलित नहीं हैं। अब इसमें देखते हैं आयोग किसको सही मानता है। तो आगे बढ़ते हैं हम 103 पे। 103 का रहा है हमारा 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह दुबई में रहती हैं, वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, अर्थात 1 और 2 दोनों। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104 पे। सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रस्तावित है। तो ये हमारा ग्लासगो में प्रस्तावित है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट 105 पे आते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस सागर के किनारे स्थित है। तो अजरबैजान की राजधानी बाकू जो है ये आपको कैस्पियन सी के किनारे अवस्थित है। कैस्पियन सी से हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर भी गुजरता है। तो बाकू जो है उसमें आपको सम्मिलित है, और ये कैस्पियन सागर के किनारे अवस्थित है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 106 पर। आपको एक तरफ घास के मैदान दिए गए हैं और दूसरी तरफ संबंधित महाद्वीप दिए गए हैं। तो आपका ये जो है वो लानोस कह रहा है। लानोस हम लोग अर्जेंटीना की घासों को कहते हैं, अर्जेंटीना के घास के मैदान को लानोस कहते हैं। अर्जेंटीना हमारा कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका में। तो ए का जो है वो 4 सही होगा। फिर स्टेपीज जो है वो हमारा यूरोप में पड़ता है। स्टेपीज के मैदान जो है वो यूरोप से संबंधित है। फिर प्रेयरीज जो है ये हमारा उत्तरी अमेरिका वाला रीजन पड़ जाता है। तो और वेल्ड जो है ये हमारा अफ्रीका में पड़ता है, यानी कि वेल्ड घास के मैदान जो है ये हम अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो 106 का ऑप्शन ए सही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 107 पे। 107 हमारा कह रहा है बांस एक जादुई घास विषय पर एक दो दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी। तो ये हमारा जम्मू में आयोजित किया गया था। तो 107 का सी सही होगा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 108 पर। एक तरफ जनजाति दी गई है, दूसरी तरफ उनका क्षेत्र दिया गया है। तो इसमें आपको सी ऑप्शन जो है वो सही है, अर्थात खिरगिज जो है ये मध्य एशिया से बिलोंग्स करती है। बुशमैन कालाहारी डेजर्ट से, कालाहारी रेगिस्तान से, एनू जापान से, और बद्दू अरब कंट्रीज से। तो ऑप्शन सी 108 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 देखते हैं। 109 कह रहा है भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र नैवेली है, और नैवेली हमारा कौन सा स्टेट में पड़ता है, तो ये हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। तो 109 का डी सही होगा। 110 पे हम लोग आते हैं। 110 हमारा कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है। ये ऑप्शन है आपका बराकर, जमुनिया, बारकी।
ये तीनों आपकी दामोदर की सहायक नदी हैं। इंद्रावती जो है वो आपको गोदावरी की सहायक नदी है, न कि दामोदर की। तो इंद्रावती जो है वो इसका सही जवाब होगा, अर्थात 110 का बी सही आंसर होगा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 111 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको नहर परियोजना दी गई है और उनकी अवस्थिति दी गई है कि ये नहर आपको किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो इसमें जो सही नहीं है वो हमारा जवाई परियोजना है। जवाई परियोजना हमारा तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। तो 111 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 112 देखते हैं। 112 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है। तो इसमें जो है ये एक विवादित प्रश्न है। विवादित प्रश्न क्यों है? क्योंकि इसमें जो है 2 स्टेटमेंट सही है और 2 स्टेटमेंट गलत हैं। अब देखते हैं कि इसमें आयोग किसको सही मानता है और किसको गलत मानता है। तो ये कह रहा है भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। और भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है, ये भी सही है। और गलत कौन कौन से हैं? तो भारत में कर्नाटक चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है, ये गलत है। चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य जो है वो आपका राजस्थान है। राजस्थान का जवाहर माइंस जो है वो चांदी के लिए फेमस है और यहाँ से इंडिया का 87% सिल्वर आपको निकाला जाता है। तो सॉरी, तो आपका भारत में कर्नाटक जो है वो चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य में नहीं है बल्कि राजस्थान है। और इसी तरीके से सी जो है ये भी आपका गलत है। सी कह रहा है भारत में आंध्र प्रदेश में बक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। तो आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि उड़ीसा में बक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। तो 2 स्टेटमेंट गलत है और 2 स्टेटमेंट सही है। और हमसे कहा है कि कौन सा कथन सही है। तो अब आयोग का आंसर का इस पर रिजल्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 113 पर। 113 कह रहा है भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है। तो जो लौह भंडार है वो हमारा धारवाड़ से संबंधित है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भारत का लौह अयस्क पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट 114 पे आते हैं। 114 जो है सेलवा वनों की विशेषता है। तो सेलवा वन की जो विशेषता है वो चौड़ी पत्ती तथा सदाबहार होते हैं, अर्थात ये वन जो हैं ये अपनी पत्तियों को गिराते नहीं हैं, ये हमेशा लगे रहते हैं, अर्थात सालों भर इनमें पत्तियां लगी रहती हैं और पेड़ हरे भरे दिखते हैं। ये सेलवा वन आपको मेनली मैक्सिको रीजन में पाया जाता है। मैक्सिको आपका उत्तरी अमेरिका में हो गया। तो 114 का ए सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115 है सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है। तो ये हमारा प्रयागराज में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रयागराज में अवस्थित है तो 115 का बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 देखते हैं भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ। तो ये हमारा 1986 में पारित हुआ है, तो इसका 116 का बी हो जाएगा। 117 देखते हैं, तो 117 का है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है। तो आपको पता होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, अर्थात यहाँ पर प्रति किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो बिहार सबसे पहले हो जाएगा। तो बी और डी 2 में बिहार दिया है, तो बिहार के जस्ट बाद हमारा पश्चिम बंगाल आता है, फिर केरल और तब उत्तर प्रदेश आता है। तो ये क्रम आप लोग याद रखिएगा, जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व से गिरते हुए क्रम में और वही क्रम में आपको याद रखना होगा। तो बिहार पहले आता है, बिहार के जस्ट बाद हमारा पश्चिम बंगाल आता है, फिर पश्चिम बंगाल के बाद हमारा केरल आएगा, फिर उत्तर प्रदेश आएगा। तो 117 का डी सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 118 पे बढ़ते हैं। 118 में आपको घटना दिया गया है और यौगिक दिया गया है। तो अम्ल वर्षा किससे होती है ये बताना है। तो अम्ल वर्षा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। और फिर प्रकाश रासायनिक धुंध अर्थात स्मॉग, स्मॉग के पीछे क्या रीजन हो जाते हैं। तो स्मॉग जो है आपका स्मोक प्लस फॉग दोनों का सम्मिश्रण होता है। तो ये जो है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से होता है। तो बी का जो है वो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा कूट सी जो है वो सही हो रहा है। और हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड से मैच करेगा। क्योंकि यही रीज़न है कि हमें जलते हुए अंगीठी के पास रूम बंद करके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड आप इनहेल करेंगे और इसके बाद जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाएगा। ब्लड में आपका ऑक्सीजन नहीं जाएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने के एलिजिबल नहीं हो पाएगा।
तो हीमोग्लोबिन का जो है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मैच करेगा। और फिर आपका डी जो है वो ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत का क्षरण आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। तो इस तरीके से हमारा 118 का सी सही हो रहा है। अब हम लोग आते हैं 119 पे। 119 कह रहा है माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, तो ये कवक और पौधों के मध्य सहजीवी संबंध बनाता है, तो 119 का सी सही होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 120 पे। 120 क्वेश्चन लास्ट पे। विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें है विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, ये हमारा सही नहीं है। विटामिन के जो है वो हमारा फैट सॉल्युबल होता है। विटामिन के जो है वो हमारा फैट सॉल्युबल होता है, अर्थात वसा में घुलनशील होता है। और विटामिन बी और सी जो होता है, विटामिन बी एंड सी, ये दोनों आपका वाटर सॉल्युबल होता है, जल में घुलनशील होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि बी और सी जल में घुलनशील होता है, और बाकी जितने भी विटामिन बच गए 4, वो सब आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। तो 4 कौन से बच गए? तो आपका विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये 4 आपका फैट सॉल्युबल होते हैं। और वाटर सॉल्युबल बी और सी, ये 2 आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो हमने इस तरीके से टोटल 120 क्वेश्चंस देख लिया है, और इस सीरीज को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, और बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, तथा किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम्स देने जाने से पहले इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इससे क्या, चूँकि पीसीएस में क्या होता है कि आपको रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अर्थात वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि पहले आपको किसी और पीसीएस में पूछे गए हों। जैसे कि इसमें भी हमने कई सारे क्वेश्चंस देख रखे हैं, वो रिपीटेड ही थे। तो अगर आप इस लेक्चर को सुन लेते हैं, या फिर अगर आप एक बार में ही याद करके या नोट कर लेते हैं, तो ये आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं।